अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्डर मैग्नेटिज्म के हवाले से एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम मीन फील्ड थ्योरी का नाम देते हैं। मीन फील्ड थ्योरी का जिक्र पहले भी आपसे मैं कर चुका हूँ। बेसिकली ये एक फिनोमेनोलॉजिकल थ्योरी है, और फिनोमेनोलॉजिकल थ्योरी एक ऐसी थ्योरी होती है कि जो आप एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से आप कोई इक्वेशन बना लेते हैं और फिर वहाँ से आप प्रेडिक्शंस करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो मीन फील्ड थ्योरी थी, दैट वाज गिवन बिफोर द एडवेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इसकी कुछ असम्पशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ इम्पोर्टेंस है इसकी, जो कि आपसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि क्यों मीन फील्ड थ्योरी को पढ़ना जो है अभी भी हम ज़रूरी समझते हैं, जबकि हम क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट जो है मैग्नेटिज्म का वो हम डिटेल में अब सीख चुके हैं। सो जो पहली असम्पशंस थी, लेट्स फर्स्ट डिस्कस द असम्पशंस ऑफ दिस मीन फील्ड थ्योरी। The first assumption is that all the spins are identical, and the second assumption is that one spin fields the average field produced by all other spins, and the third assumption is interspin interactions are not given prime importance, कि जो आपस में स्पिन इंटरेक्शंस हैं वो जो है उनको प्राइम इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, जो कि डेफिनेटली आपको पता है कि ऑर्डर्ड मैग्नेटिज्म में दी जाती है। ठीक है, तो ये कुछ असम्पशंस थी, तो लिहाजा कुछ लिमिटेशंस भी फिर होंगी। इसकी लिमिटेशन ये थी कि क्लोज टू द ट्रांजिशन टेम्परेचर, जहाँ पे हमें पता है कि एक मटेरियल जो है वो उसमें फेज ट्रांजिशन होती है और वो पैरामैग्नेटिक स्टेट से किसी एक ऑर्डर्ड स्टेट में जाता है, जो कि फेरोमैग्नेटिक स्टेट भी हो सकती है और एंटी फेरोमैग्नेटिक स्टेट भी हो सकती है। तो वहाँ पे आपके जो इंटर पार्टिकल इंटरेक्शंस हैं, दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे कैन नॉट बी इग्नोर्ड। सो दिस इज द मेन लिमिटेशन ऑफ दिस मीन फील्ड थ्योरी। फिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर तो जहाँ पे हम ट्रांजिशन टेम्परेचर के बाद कहते हैं कि ऑर्डर्ड मैग्नेटिज्म जो है वो स्टार्ट होने लगा है, तो वहाँ पे ये थ्योरी फेल हो जाती है, तो हम इसको पढ़ने क्यों जा रहे हैं? And the answer is that in many cases when T greater than Tc, जब आप ट्रांजिशन टेम्परेचर से ऊपर होते हैं, तो it gives reasonable answer to our problem, और आप बहुत से पैरामीटर्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं इस मीन फील्ड थ्योरी को यूज़ करते हुए, और आपको किसी किस्म के कोई क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट में नहीं जाना पड़ता, जो कि डेफिनेटली मैनी पार्टिकल सिस्टम के लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो मीन फील्ड थ्योरी को ही यूज़ करते हुए आप बहुत सारे जो इनसाइट हैं मैग्नेटिज्म के बारे में, डिफरेंट सिस्टम्स की, डिफरेंट ऑर्डर्ड सिस्टम्स की, वो इन्फॉर्मेशन जो है आप इस थ्योरी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो वाइस की जो मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी है, ये बेसिकली एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को ट्रीट करती है एज ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल विच इज़ सब्जेक्टेड टू सम काइंड ऑफ एन इंटरनल फील्ड, जिसको हम मॉलिक्यूलर फील्ड या विस फील्ड कहा जाता है। दैट इज द मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट वी कैन ट्रीट द सिस्टम with ferromagnets or the systems which have exchange interactions as a system of independent spins, that is the paramagnets, but subjected to an internal molecular field which is proportional to the magnetization of that material, and the proportionality constant is lambda. That is, the higher the magnetization, the higher will be the internal molecular field. So this is the field which is not the external field but some internal field जो कि किसी भी तरह उस मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस हो गई है। ठीक है, जिसने वो जो स्पिन्स थी, जो कि पैरामैग्नेट्स के केस में हमें पता है कि रैंडमली ओरिएंटेड होती है, और हमें पता है कि जब हम पैरामैग्नेट्स पे फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो रैंडमली ओरिएंटेड स्पिन्स जो हैं उस फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होते और एक वक्त ऐसा आता है कि सारी की सारी फील्ड जो हैं, सारी की सारी मूवमेंट्स जो हैं उस फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाती हैं। तो उसने यही कहा कि फेरोमैग्नेटिक्स इसका मतलब है कि इस तरह के मटेरियल्स होंगे कि इन मटेरियल्स के अंदर डायपोल पे चूँकि हमने एक्सटर्नली तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की और वो फिर भी फेरोमैग्नेटिक होते हैं स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन के केस में, तो इसका मतलब है उसने कहा कि डेफिनेटली इस मटेरियल के अंदर कोई इंटरनल फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है
उसका सोर्स उसको नहीं पता था और उसकी स्ट्रेंथ उसको नहीं पता, लेकिन उसने कहा कि वो जो इंटरनल मॉलिक्यूलर फील्ड है वही इन मोमेंट्स को जो है वो अलाइन कर रही है और उसको एक फेरोमैग्नेटिक ऑर्डरिंग में ला रही है। सो उसका जो मैग्नीट्यूड है मॉलिक्यूलर फील्ड का दैट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एम। तो इसका मतलब है कि अगर आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की हुई है और आपके पास ये इंटरनल मॉलिक्यूलर फील्ड भी है, तो इस सिस्टम में इस केस में आपके पास जो टोटल फील्ड हो जाएगी वो एक तो एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड होगी प्लस द इंटरनल फील्ड विच इज द इंटरनल मॉलिक्यूलर फील्ड जो कि उस मटेरियल के अंदर किसी तरह से प्रोड्यूस हो गई है, जो कि किसी भी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को स्पॉन्टेनियसली मैग्नेटाइज करती है विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी को काफ़ी डिटेल्ड थ्योरी है, काफ़ी लंबी थ्योरी है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 3 डिफरेंट पोर्शन से। जो पहली रीजन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन रीजन, और ये बेसिकली ये ऑर्डर्ड मैग्नेटिज्म की रीजन है। और द सेकंड रीजन इज द पैरामैग्नेटिक रीजन, और थर्ड हम देखेंगे कि थर्मल इफेक्ट्स जो हैं उससे इन सिस्टम्स पे क्या इफेक्ट होता है फेरोमैग्नेट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन सिस्टम्स की, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन रीजन की। ठीक है, तो मेन आप ये चीज़ आप जहन में उठा लें कि हम इसको ट्रीट किस तरह से कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास फेरोमैग्नेट्स दे आर जस्ट लाइक पैरामैग्नेट्स, ठीक है, जिसमें किसी किस्म का एक्सचेंज इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन क्या है कि उन पैरामैग्नेट्स के ऊपर सिस्टम ने इटसेल्फ को इंटरनल फील्ड जनरेट की हुई है जो कि उन मोमेंट्स को अलाइन करके फेरोमैग्नेटिक ऑर्डरिंग जो है वो जनरेट कर रही है। सो डेफिनेटली हम जो पैरामैग्नेटिक के लॉज, पैरामैग्नेटिज्म के लॉज पहले हम निकाल चुके हैं दूसरे या तीसरे लेक्चर में जब हमने एक कोर्स स्टार्ट किया था जिसमें ब्रिलॉन फंक्शन भी हम लेके आए थे, तो वही रिजल्ट्स हम यूज़ करेंगे। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि पैरामैग्नेटिज्म हमें पता है कि एग्जिस्ट करता है जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो तब वो सारी की सारी मोमेंट्स आपको जो रैंडमली ओरिएंटेड होती हैं, जहाँ पे नेट मैग्नेटाइजेशन 0 होती है, जब आप फील्ड अप्लाई करते हैं तो फिर आपको मैग्नेटाइजेशन मिलना शुरू होती है। ठीक है, तो हम इसी तरह से लेंगे कि एक फेरोमैग्नेट जो है ये आपका एक पैरामैग्नेट है, तो पैरामैग्नेट्स वाले हम रिजल्ट्स यूज़ करेंगे बट विद मॉडिफिकेशन ऑफ दिस चेंज कि अब जो टोटल फील्ड है वो सिर्फ एच फील्ड नहीं होगी, एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगी, सम इंटरनल फील्ड विल आल्सो बी देयर। सो अब चूंकि हम एक फेरोमैग्नेट को ट्रीट कर रहे हैं एज ए पैरामैग्नेट विच इज सब्जेक्टेड टू सम काइंड ऑफ एन इंटरनल मॉलिक्यूलर फील्ड, तो हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए कुछ रिजल्ट्स जो हैं ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं, जिसमें हमने कहा था कि जो मैग्नेटाइजेशन है आपके पैरामैग्नेटिक स्पेसिमन इज गिवन बाय m इज इक्वल टू n g mu b j इनटू b j ऑफ x, वेयर b j ऑफ x जो था ये एक ब्रिलॉन फंक्शन से हमने नोट किया था जो कि बराबर था 2j + 1 over 2j cot hyperbolic of 2j + 1 over 2j into x minus 1 over 2j cot hyperbolic x over 2j, where x is equals to g j mu b h over k b t। सो ये तो वो रिजल्ट्स हैं जो कि पैरामैग्नेट्स के लिए हम ऑलरेडी जो है वो अचीव कर चुके हैं। ठीक है, सो अब मीन फील्ड थ्योरी में अब हम करेंगे क्या कि वी विल रिप्लेस दिस फील्ड विद दिस, this is the only external field for the case of the paramagnets. So here in case of ferromagnet now we will replace this field with the total field which is given by the external field plus the internal field. So इसका मतलब है जो x है जो equation 2 है that will also change. So gj mu b over k b t and h will be replaced by h plus lambda n, and where the first equation will give you m of t equals ngj mu b into bj of x, और यहाँ पे ngj mu b जो है ये m नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जब टेम्परेचर 0 को अप्रोच करेगा तो एम टी जो है वो एम नॉट को अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो है आपकी मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटाइजेशन होती है और इसको हम सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं।
So this equation will give you mt over m naught equals bj of x. तो दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 5 और यहाँ पे मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बी जे ऑफ एक्स जो है 1 को अप्रोच करेगा. यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन दिस. जब x जो है आपका इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और x इन्फिनिटी को अप्रोच करने का मतलब ये है कि यहाँ तो आपका टेम्परेचर जो है, सिंस x इज डिफाइंड एज जी जे म्यू बी एच ओवर के बी टी, तो x इन्फिनिटी को कब अप्रोच करेगा कि जब आपकी फील्ड जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करे, विच इज़ नॉट पॉसिबल अप्रोच, विच इज़ नॉट पॉसिबल, या इसका मतलब है कि जब आपका टी ज़ीरो को अप्रोच करे. सो दिस इज़ द केस कि जब आपका टेम्परेचर ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और इस केस में आप देखेंगे कि जे ऑफ एक्स विल अप्रोच 1 और एम ऑफ टी विल बी इक्वल टू एम नॉट, जो कि बराबर है एन जी जे म्यू बी. तो इसका मतलब है कि जब टेम्परेचर ज़ीरो हो जाता है तो दिस इज़ द पॉसिबल मैग्नेटाइजेशन इन द सिस्टम विच इज़ नोन एज द सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन. अच्छा, अब हमने सिर्फ किया क्या है, किया ये है कि हमने x में रिप्लेस कर दिया है इसको इस टोटल फील्ड से, और आपकी जो इक्वेशन 1 है वो इस इक्वेशन से चेंज हो गई है. यहाँ पे एक बात याद रखने की है कि अब इस इक्वेशन नंबर 5 में ये जो x है वो ये वाला x नहीं है. नाउ दिस x इज इक्वल्स टू दिस वन विच हैव द एक्सटर्नल फील्ड कंट्रीब्यूशन प्लस द इंटरनल फील्ड कंट्रीब्यूशन. एंड सिंस वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन रीजन, यानी जब आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं की होती, इसका मतलब है इन दिस केस यू विल सेट द एक्सटर्नल फील्ड इक्वल टू 0. सो इक्वेशन 4 for spontaneous magnetization region case will give you gj mu b over kbt into lambda m t, और ये टर्म हमने ज़ीरो कर दी है स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन के केस में. या आप इसको अगर आप रीअरेंज करें, एम ऑफ टी विल बी इक्वल टू एक्स इंटू के बी टी और जी जे म्यू बी लैम्डा. सिमिलरली आप इसको डिवाइड कर सकते हैं एम नॉट के साथ. सो एम टी ओवर एम नॉट विल गिव यू के बी टी दिस टर्म डिवाइडेड बाय एम नॉट, जिसे आपने डिवाइड किया है, जो कि बराबर है एन जी जे म्यू बी के. और आप इसको जब रीअरेंज करते हैं तो यू विल गेट के बी टी ओवर एन लैम्डा जी स्क्वेयर म्यू बी स्क्वेयर इंटू जे स्क्वेयर टाइम्स एक्स. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6. तो इसका मतलब है कि अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं जो कि एम टी ओवर एम नॉट का सोल्यूशन आपके पास आपको दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स. तो एक तो इन टर्म्स ऑफ एक्स आपके पास सोल्यूशन है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, और एक एम टी ओवर एम नॉट का एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आपके पास सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर 5. सो दीज आर द साइमल्टेनियस सॉल्यूशंस ऑफ दिस एम टी ओवर एम नॉट. तो इसका मतलब है कि अब आपको ऐसे सॉल्यूशंस निकालने हैं, फाइंड आउट करने हैं कि जो कि दोनों साइमल्टेनियसली इन इक्वेशंस को ओबे करें. और बी जे ऑफ एक्स, आप यू शुड रिमेंबर दैट दिस इज द ब्रिलॉन फंक्शन, जो कि हमने पिछली स्लाइड में लिखा था कि बराबर है 2j + 1 ओवर 2j साइन कॉट हाइपरबॉलिक ऑफ दैट. और उसमें x जो था अब ये वाला x होगा विद दिस लैम्डा m, सिंस h जो है हम 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं. ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अब हमारे पास 5 और 6 जो है वो दोनों इक्वेशंस जो है वो एम टी ओवर एम नॉट की हैं, और ये बोथ इक्वेशंस जो हैं दे रिप्रेजेंट्स a solution which is a function of x. लेकिन एक आपके पास ब्रिलॉन फंक्शन है और दूसरा एक फंक्शन है जो कि लीनियर है x में. तो लिहाजा आपको साइमल्टेनियसली आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं जो कि साइमल्टेनियसली ओबे करें आपके इन सॉल्यूशंस को. ठीक है, और ये इक्वेशन जो है आपकी आप देख सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. यानी आपके पास ये वाली इक्वेशन ऐसे सॉल्यूशंस होंगे, ऐसी इक्वेशन है जो कि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जिसमें दिस फैक्टर रिप्रेजेंट्स द स्लोप एंड दिस इज x, और c जो है आपका ये 0 है. इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि ओरिजिन से पास करेगी. एंड दिस इज द ब्रिलॉन फंक्शन, और ब्रिलॉन फंक्शन को हम ऑलरेडी जो है वो प्लॉट कर चुके हैं, लिहाजा दोबारा आप जो है वो लेक्चर जो है उसको कंसल्ट कीजिएगा. सो नाउ
वी विल प्लॉट दिस इक्वेशन नंबर 5 और एंड इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से हम इसको प्लॉट करेंगे और हम देखेंगे क्योंकि हमने साइमल्टेनियस सॉल्यूशन निकालने हैं जो कि इसको भी ओबे करें, इसको भी ओबे करें। तो इसका मतलब है कि जहां पे इन दोनों की कर्व्स जो है वो ओवरलैप कर रही होंगी, वो हमारे पास पॉइंट्स होंगे जो कि साइमल्टेनियसली इक्वेशन 5 और 6 को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। सो लेट्स प्लॉट द इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। सो यहाँ पे मैंने प्लॉट किए हैं दोनों इक्वेशंस को, जो कि पहली इक्वेशन जो है एम टी ओवर एम नॉट जो है वो बराबर है बी जे ऑफ एक्स जो कि ब्रिलॉन फंक्शन है, और दूसरी इक्वेशन जो है वो इसके बराबर है। पहली इक्वेशन आपको पता है चूँकि ये ब्रिलॉन फंक्शन है, तो ब्रिलॉन फंक्शन को अगर आप प्लॉट करें जो कि उसी के बराबर है 2j + 1 cot हाइपरबॉलिक इनटू दिस एक्स, तो आप ये देखेंगे कि यू विल गेट अ कर्व लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह की कर्व आपको मिलेगी जब आप इस ब्रिलॉन फंक्शन को प्लॉट करें। और ये एक ऐसी इक्वेशन है जो कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और जिसमें इंटरसेप्ट जो है वो 0 से पास कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये फैक्टर जो है ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दीज आर, तो इसका मतलब है कि जो स्लोप है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। सो डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए यू विल हैव डिफरेंट स्लोप्स। सो लिहाजा मैंने डिफरेंट स्लोप्स जो है यहाँ पे वो बना दी हैं। यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हेयर, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ वो देखना है, हमें वो सिर्फ वो वाले सॉल्यूशंस देखने हैं जो कि इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। ये पहला ब्लैक वाला वो सॉल्यूशंस हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये स्ट्रेट लाइंस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स वो वाले सॉल्यूशंस हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। वो कौन से सॉल्यूशंस होंगे जो कि इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करते हैं? डेफिनेटली वो वाले सॉल्यूशंस होंगे जहां पे ये दोनों सॉल्यूशंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये ओवरलैपिंग पॉइंट्स जो हैं ये हैं सारे के सारे ऐसे सॉल्यूशंस जो कि इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये वो वाली रीजन है जो कि आपकी रीजन है जहाँ पे आपका आप एक खास रीजन में मौजूद है जहाँ पे आपका x जो है, लेट मी फर्स्ट टेल यू कि x आपका किसके प्रोपोर्शनल है। x आपका प्रोपोर्शनल है इस h ओवर t, जिसमें h जो था वो आपके पास इंटरनल फील्ड भी है, एक्सटर्नल फील्ड भी है, और t जो है वो टेम्परेचर है। तो इसका मतलब है कि अगर आपका x इंक्रीज कर रहा है तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। सो व्हेन x विल अप्रोच इन्फिनिटी, इसका मतलब है x कब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, जब आपका t 0 को अप्रोच करेगा। सो जब t 0 को, इसका मतलब है कि इस रीजन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, और अगर आप इस रीजन की तरफ जब जा रहे हैं तो इसका मतलब है x की वैल्यू कम हो रही है तो टेम्परेचर सिस्टम का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास सॉल्यूशंस जो है सिर्फ एक खास स्लोप्स के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि ये वाली स्लोप्स हैं। इन स्लोप्स के लिए आपके पास कोई सॉल्यूशंस नहीं एग्जिस्ट कर रहे क्योंकि यहाँ पे आपके पास ब्रिलॉन फंक्शन की कोई ओवरलैपिंग नहीं आ रही, ठीक है। तो ये बिहेवियर रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस सिस्टम के अंदर एक कोई ना कोई फेज ट्रांजिशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, यानी खास टेम्परेचर के बाद आपके पास एक फेज ट्रांजिशन एग्जिस्ट कर रही है कि यहाँ पे तो आपके पास मैग्नेटाइजेशन की वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं और मैग्नेटाइजेशन की वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन इस रीजन में आपके पास कोई सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं है, कोई मैग्नेटाइजेशन की वैल्यूज जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक फेज ट्रांजिशन है और ये वो रीजन है जहाँ पे आपका टेम्परेचर उस फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर से कम है, और ये वो रीजन है जहाँ पे आपका आपका टेम्परेचर जो है वो फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर से ज़्यादा है, और जहाँ पे ये दोनों कर्व एक कॉमन टेंजेंट बना रही है। तो इसका मतलब है ये वो रीजन होगी
कि जहाँ पे आपकी जो है वो फेज ट्रांजिशन इस सिस्टम में आ रही है और आपका सिस्टम जो है एक पैरामैग्नेटिक स्टेट से एक फेरोमैग्नेटिक स्टेट में जो है वो जा रहा है। तो इस फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर भी बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर भी बोलते हैं और ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोलते हैं। सो ये इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे पॉइंट्स को जो कि पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उन दोनों इक्वेशंस के लिए। और हमें ये पता है कि जैसे जैसे हम x हमारा इंक्रीज़ कर रहा है तो x इंक्रीज़ होने का मतलब है कि टेम्परेचर आपके सिस्टम का डिक्रीज़ कर रहा है। सो जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो t ज़ीरो को अप्रोच करेगा। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपका x लार्जर हो रहा है जो इन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग मैग्नेटाइजेशन की वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब है कि जब x इंक्रीज़ हो रहा है या टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो आपके सिस्टम की जो मैग्नेटाइजेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो यू कैन, जैसे आपको मैंने कहा कि आप तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लोप्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के लिए। इसका मतलब है ये सारे के सारे ये जो कॉमन पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे सॉल्यूशंस हैं। सो इफ दे ऑल सॉल्यूशंस, हम ये देख रहे हैं कि ये ऐसा पॉइंट है जो कि हाई टेम्परेचर पे था, उसके लिए मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू कम है। ये ऐसा पॉइंट है जो कि लो टेम्परेचर पे है क्योंकि x बहुत लार्ज है, यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है आपके सिस्टम की मैग्नेटाइजेशन जो है वो कम हो रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो इसको हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं और ये कहाँ तक आपको ये मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू मिल रही है? एक खास पॉइंट तक, एक खास स्लोप तक, जिसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कह रहे हैं, जिसके बाद आपकी नेट मैग्नेटाइजेशन जो है वो ज़ीरो हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास अब एक खास ट्रांजिशन टेम्परेचर की रीजन है कि जिससे आगे तो आपका मटेरियल पैरामैग्नेट है लेकिन उससे पीछे पीछे आपका मटेरियल जो है वो फेरोमैग्नेट है। और इसकी वेरिएशन किस तरह से है? वेरिएशन इस तरह से है कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू कम है, जहाँ पे टेम्परेचर कम है मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी। सो यू विल सी दैट यू विल गेट अ कर्व लाइक दिस कि अगर आप m वर्सेस t को इस तरह से प्लॉट करें कि जैसे जैसे आप मैग्नेटाइजेशन कम करते आएंगे जो मैग्नेटाइजेशन है सिस्टम की वो इंक्रीज करती आएगी। तो इसका मतलब है कि इसको सिंपली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर आपके सिस्टम का इंक्रीज करेगा थर्मल फ्लक्चुएशंस जो है वो इंक्रीज करेंगी और वो थर्मल एनर्जी जो है उन मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक मोमेंट्स की जो अलाइनमेंट है उसको डिस्टर्ब करेंगी। सो जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे जो मैग्नेटाइजेशन है सिस्टम की इंक्रीज करती जाएगी और जब टेम्परेचर आपका ज़ीरो होगा देन यू विल हैव द मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सिस्टम विच इज़ द सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, लेकिन हम बेसिकली हमने ये जो प्लॉट किया है एम ऑफ टी फंक्शन को अगर आप देखें मैथमेटिकली तो उसमें टोटल एंगुलर मोमेंटम जे का भी फैक्टर आ रहा है। ठीक है, जो कि हमने कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू जे की जो है वो सपोज करके ये कर प्लॉट कर ली है। लेकिन जो डेफिनेटली वी नो दैट कि जे की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी डिफरेंट सिस्टम्स के लिए। तो आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे जे आप इंक्रीज करते जाएंगे इन इस इक्वेशन में सो द कर्व द स्लोप ऑफ दिस कर्व विल गेट चेंज। यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू टू थिंक दैट व्हाई विद लार्जनेस ऑफ जे कर्व स्लोप गेट्स चेंज। थैंक यू। ये आज के लिए इतना ही लेक्चर बहुत है। तो अभी हमने सिर्फ ये जो रीजन सॉल्व की है दैट इज़ द स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन रीजन और नेक्स्ट हम जो करेंगे दैट विल बी दी पैरामैग्नेटिक रीजन। सो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन रीजन में हमने जो है वो टोटल एक्सटर्नल फील्ड को ज़ीरो कर दिया था और देखा हमने कि एक्सटर्नल फील्ड को ज़ीरो करने के बावजूद स्टिल देयर सम मैग्नेटाइजेशन एग्जिस्ट इन द मटेरियल जो कि स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन है। सो नाउ वी नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव टुवर्ड्स द पैरामैग्नेटिक रीजन। थैंक यू।